Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. It's class 11th, lecture number 7, and the unit name is periodic classification of element and its periodicity. ठीक है बेटा, उसमें हम कर रहे थे लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल, जिसमें हमें कुछ प्रॉपर्टी जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाट हैपन टू द एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी उदुल नचीज हिंदुक अलोंग द पीरियड पीरियोडिक टेबल पीरियड यानी किसी भी पीरियड में व्हाट हैपेंस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हाट हैपन टू द एटॉमिक साइज, व्हाट हैपन टू द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, व्हाट हैपन टू द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, व्हाट हैपन टू द इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी एंड सो ऑन. Then it's also groups यानी when we move from top to a bottom in a periodic table किसी भी ग्रुप में what happened to these properties, इनको क्या होगा वो हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ते हैं. सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर में लिया था बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहा जाता है, या आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहा जाता है. आयोनाइजेशन एंथैल्पी ठीक है बेटा. आयोनाइजेशन एंथैल्पी लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को इसका डिफिनेशन भी लिखवाया था. आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ए लूजली वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स गैसियस आइसोलेटेड एटम से, कि किसी भी फॉर एग्जांपल दिस इज एन एटम, दिस इज द आइसोलेटेड गैसियस एटम, हमें क्या करना है, इसमें से एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मुझे रिमूव करना है. तो उस रिमूव करने के लिए मुझे कितना एनर्जी देना पड़ेगा जिसकी वजह से मैं इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकूं. दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी. तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जब मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन एक रिमूव करूंगी तो ये ए से हो जाएगा ए प्लस में. ठीक है, नीदे तंखानी एनर्जी ला जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन में रिमूव कर सकूं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, तो उदू लजर्चा आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है, उसका डिफिनेशन मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम दिया था. और आयोनाइजेशन एंथैल्पी दो लजेस. फिर उसके बाद इसमें मैं एक बात बताना चाहूँगी. हाँ, इसका यूनिट है बेटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स के बराबर. या अगर मोल के हिसाब से चिक एक एटम में से इसका चिन्ह का तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल. अगर मुझे मोल नंबर ऑफ बहुत सारे एटम्स में से अगर देखना है तो उसमें हम लिख सकते हैं किलो जूल पर मोल भी लिख सकते हैं. इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम भी या किलो जूल पर मोल ही यूनिट होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का. और दूसरा चीज कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड मतलब कितना देना चाहिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, इसको कितना एनर्जी चाहिए मींस हमें देना पड़ेगा एनर्जी, हमें यहाँ से देना है. जब भी किसी भी सिस्टम को एनर्जी देना होता है तो उस वाले ऐसे रिएक्शंस को कहा जाता है एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक मींस थर्मल हीट नतस तंखानी एनर्जी लजर्चा रिएक्शन पूला उदयन अगर हीट का तो गोशिन का तो एंडोथर्मिक कहा जाएगा. नी यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम ऐसा एनर्जी जो हम देने जा रहे हैं, दोस्तों एनर्जी जो हम देने जा रहे हैं तंखानी एनर्जी ला आयोनाइजेशन एंथैल्पी ला हम क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, बाहर से दे रहे हैं. तो इट मीन्स जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा एच की कितना हम सामची एनर्जी इसको तांदू हीट सामची तांदू नी, इट मीन्स ये हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव. आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए डेल्टा एच हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि ये एंडोथर्मिक है, हम यहाँ से एनर्जी इसको दे रहे हैं तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव. ठीक है, अब उसके बाद आप लोगों ने बुक्स में देखे होंगे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ये क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी. इस चीज़ को समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल चाहता हूँ, उसी से मैं आप लोगों को समझा देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल आई हैव ए आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम है मेरे पास. इसमें से मुझे 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है.
तो ये हो जाएगा A प्लस में। नहीं, हमने इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी देना है ताकि एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए। उदी एनर्जी लंगा ज़रित IE1 आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट फॉर वन इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मुझे इसमें से A प्लस में से और एक इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मुझे रिमूव करना है। तो ये बनेगा अब A प्लस से A2 प्लस। तो इसमें जो एनर्जी मुझे देना पड़ा उसको मैं लिखूंगी IE2 से। लाइकवाइज A2 प्लस में से मुझे और एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, रिमूव करना है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा A3 प्लस, और जो इसमें से आयनाइजेशन एंथैल्पी जो रिक्वायर्ड हुआ दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय I3। नहीं, एक के बाद एक एटम से एक के बाद एक एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना और ड्यूलाइजेशन सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। पहला इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने के लिए IE1 की ज़रूरत पड़ी, दूसरा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए IE2, तीसरे को रिमूव करने के लिए IE3 एंड सो ऑन। एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा, ड्यूलाइजेशन सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी छूता। ठीक है, अब इसमें से सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन सा होगा? इसमें से सबसे एनर्जी जो है जिसमें हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा दैट इज होगा IE3, देन IE2, देन IE1। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना देखो हमने क्या किया, इसमें से A2 प्लस मीन्स ऑलरेडी इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन की बहुत कमी है, फिर भी हम इसको इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होंगे उतना ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। नी उद्या नुकना ngata फिंग मिफिला बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इन केस ऑफ थर्ड में, देन सेकेंड, देन फर्स्ट। समझ रहे हो सर? क्योंकि इन केस ऑफ थर्ड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कम होगा, तो लेकिन न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उतना वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। नी उतनी जितना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज योत न का, तो उतना हमें ज़्यादा बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, क्योंकि अंदर जो है एटम के अंदर जो है न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होने की वजह से। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें। नहीं, जितना न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी से। ठीक है, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा उतना आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हमें देना पड़ेगा उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। तो इसका ऑर्डर हमेशा क्या होगा, ये होगा किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे बेटा फैक्टर्स पे, फैक्टर्स ऑन विच आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स। गा फैक्टर सुनिका आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स लोग उनको देखेंगे, फिर उसके बाद हम सीधा वेरिएशन करेंगे पीरियड्स में भी, ग्रुप्स में भी। ठीक, सबसे पहले होता है बेटा एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, आप लोग खुद बता दो, मेरे पास दो एटम्स है, एक का साइज बड़ा है, एक का साइज छोटा है। अब मुझे बता दो इन दोनों में से आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में देना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ऑब्वियसली जो छोटा होगा, स्मॉल साइज होगा, उदयानु ngatachi तमरगोशिन ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी तमरगोशिन चा, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल के बीच में, जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में न्यूक्लियर चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। इसका जितना साइज बड़ा होगा उतना न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ेगा और उतना कम जो है इनमें न्यूक्लियर चार्ज होंगे, और इसकी वजह से थोड़ा सा एनर्जी देने पे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इस बड़े
में से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जो स्मॉल साइज होगा उसमें हमें ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, ताकि क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है इसमें ज़्यादा होगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, तो उस चीज़ को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ताकि हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। इट मीन्स हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज मीन्स जितना छोटा साइज उतना ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जितना बड़ा साइज उतना कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी। समझ रहे हो सर? अब सेकंड है हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज। ये तो पता ही है, न्यूक्लियर चार्ज, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज